नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। आप लोगों को बताना है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। आप लोगों को अर्जित जो ऊर्जा है उसका मान बताना है। बताइए कि यहाँ पर पहला का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर दे दीजिए, तभी पता चलेगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। इस वीडियो में मैंने टोटल 70 प्रश्न लिया है। आप लोग दोस्तों बताना वीडियो के एंड में कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यहां पर पहला का मैं सही आंसर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। पहला का यहां पर सही आंसर होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पहला का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। आप सभी को बताना है दोस्तों कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर क्या होगा। 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। बिल्कुल भी आप लोग इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लीजिएगा। आप लोग जरूर से इन प्रश्नों को समझकर इनके जो उत्तर हैं उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न में। यहां पर पूछा गया है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। जो संचार उपग्रह है दोस्तों, उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है, यही आप लोगों को बताना है। तो बताइए कि तीसरा का यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, संचार उपग्रह हमारा पृथ्वी से कितना दूरी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। यहां पर 4 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। पूछा गया है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यानी कि घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या फिर सर्वत्र शून्य रहता है। क्या होता है आप लोगों को यही बताना है। बताइए कि 4 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 4 का यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सर्वत्र शून्य रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी ही बताया होगा। तो आप लोगों ने यदि ऑप्शन नंबर डी बताया है तो आप लोगों का जवाब बहुत ही सही है। यहाँ पर आते हैं 5 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। आप सभी को बताना है कि किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है।
है? प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, या फिर प्लेटों के बीच अंतराल पर निर्भर नहीं करती है? आप लोग बताइए कि 5 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 5 का सही जवाब हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्या जवाब होगा यहाँ पर सही आंसर वाला? यहाँ पर सही आंसर वाला जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। आप लोगों को बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या होता है। बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मात्रक दिया हुआ है बीमीय सूत्र में। आप लोगों को बीमीय सूत्र की सहायता से बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आइए यहाँ पर 6 का हम लोग आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MLT का पावर माइनस क्यू ए का पावर -1, यानी कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही ऑप्शन समझिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 के द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी। बताइए समतुल्य संख्या क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों 7 का यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 7 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला द्विआधारी संख्या ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आने वाला जो आंसर है उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या है। आप लोगों को उस नियम का नाम बताना है। बताइए जल्दी जल्दी कि उस नियम को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 का सही आंसर होगा कूलाम का नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कूलाम के नियम के कारण ही 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो नियंत्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक्स किरणें है। बताइए कि एक्स किरणें क्या है। एक्स किरणें गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का यहाँ पर राइट आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर सवाल है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है। 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। यही आपका राइट आंसर होगा। जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। उच्च ताप आवश्यक है, अर्धचालक आवश्यक है, या फिर उच्च दाब एवं संख्या परिवर्तन आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक है आप लोगों को बताना है। बताइए कि 11 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 11 का सही जवाब होगा यहाँ पर संख्या परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। संख्या परिवर्तन, लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर सवाल है दोस्तों किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आप लोगों को किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है। यहाँ पर बताइए आप लोग फटाफट, किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है। 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 12 का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही उपस्थित रहते हैं। नाभिक के जो कक्षा होते हैं उसमें केवल इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलिए 13 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है
पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है C²n−2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे ना। चलिए यहाँ पर 14 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है जब किसी एमीटर को शंट दिया जाता है, शंट किया जाता है चाहे दिया जाता है, बात एक ही है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। 14 का आंसर आप लोग बताइएगा। 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? बताएंगे दोस्तों आप लोग। यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? आप लोगों को बताना है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर अनंत होता है? बताइए यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का सही जवाब बताएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा भैया ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युता होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युता क्या होती है? आप लोगों को उसका मान बताना है। बताइए आप लोग जल्दी कि किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युता की मान क्या होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ε/ε0। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल है आवेश का बीमा होता है। बताएंगे दोस्तों आप लोग आवेश का बीमा क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। आवेश का बीमा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने फिजिक्स की तैयारी अच्छे से की है, फिजिक्स आपका कंप्लीट है, फिजिक्स में अगर आपने बहुत ही ज़्यादा समय दिया है तो आप बता सकते हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, वो केवल और केवल प्रश्नों को समझकर उत्तर को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझेंगे दोस्तों कि 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 80। आवेश का बीमा 80 होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग जल्दी से। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर 18 का सही जवाब क्या होगा? 18 का दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में आते हैं भाई। यहाँ पर 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा गया है। बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर 19 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब इनटू मीटर, यानी कि 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यही दोस्तों मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ना, बस याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर में आते हैं। इसमें क्या कहा गया भैया? इसमें बोला गया है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मान आप लोगों को बताना है जी। पूछा गया है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। बताइए विद्युतीय फ्लक्स का मान आप लोग बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग विद्युतीय फ्लक्स का मान। यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे ना। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है।
एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। यहाँ पर राइट आंसर ये वाला होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 22 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया दोस्तों, 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड किसके बराबर होता है भैया, 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम्ब वोल्ट इनवर्स। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। संधारित्र यानी कैपेसिटर की धारिता आप लोगों को बताना है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे संधारित्र की धारिता। यहाँ पर 23 का सही ऑप्शन क्या होगा, 23 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों 2 × 10⁻⁴ फैराड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों होता है फैराड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है, आप लोगों को यही बताना है। बताइए कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का जो मान है वो कितना होता है। तो यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान 5 होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी 25 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होने से बढ़ता है बताइए तो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होने से बढ़ता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ता है, लंबाई घटने से बढ़ता है, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से बढ़ता है। आप लोग बताएंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके कारण बढ़ता है, यहाँ पर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 26 का सही आंसर बताएंगे दोस्तों, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, आप लोगों को उस तत्व का नाम बताना है। बताइए कि विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 28 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल किस में मापा जाता है, आप लोगों को यही बताना है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, किस में नहीं, किससे मापा जाता है बताइए। वोल्टा मापी द्वारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, आमीटर द्वारा मापा जाता है, या फिर विभव मापी द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 28 का सही आंसर क्या होगा, 28 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभव मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, आप लोग बताएंगे। 29 का सही आंसर क्या होगा, 29 का सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत प्रतिपादित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क वेक्टर का मान होता है। आप लोगों को बल आघूर्ण का मान बताना है। यहाँ पर दोस्तों बता दीजिए कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क का संबंध किससे सही है बताएंगे आप लोग। टॉर्क का संबंध किससे सही होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण के लिए बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा टॉर्क इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बी वेक्टर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या है, आप लोग बताएंगे। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे दोस्तों कि 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं। 31 का यहां पर सही ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर दोस्तों जो बल का व्यंजक होगा वो हो जाएगा यही, यानी कि एफ वेक्टर इजकल टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लोहा होता है, लोहा क्या होता है जी, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या फिर अचुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है, लोहा की प्रकृति कैसी होती है बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। 32 का सही आंसर क्या होगा। 32 का करेक्ट जवाब हो जाएगा लौह चुंबकीय। लोहा होता है लौह चुंबकीय, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर सवाल है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाता है, आप लोग बताएंगे। बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर क्या होगा जी। 33 का यहाँ पर दोस्तों बिना देर किए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घटता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए जो चुंबक का आवर्तकाल है वो घट जाता है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर के प्रश्न में कहा गया है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, आप लोगों को उस कोण का मान बताना है। बताएंगे आप लोग कि नमन कोण का मान कितना होता है, बताइए। 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 34 का सही आंसर होगा 0 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना 35 नंबर, यह क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। जब मैं इंटर का एग्जाम दिया था ना, तो दोस्तों उसमें यह क्वेश्चन आया था, निकेल है, जो कि मुझसे गलती हो गया था। मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो बिल्कुल भी हम नहीं दे पाए थे, ठीक ना। तो आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है निकेल है, पूछा गया निकेल क्या है, ठीक है। 35 का यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, निकेल एक धातु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लौह चुंबकीय है। जिस प्रकार से लोहा लौह चुंबकीय है, तो दोस्तों जो निकेल होगा वो भी तो लौह चुंबकीय ही ना होगा। लेकिन हमसे क्या मारा गया था, हमसे दोस्तों अनुचुंबकीय मारा गया था। ऑप्शन भी वही है, ऑप्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, लौह चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर सी 35 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 36 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। नति कोण को ही नमन कोण कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का जो मान है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है लेंज का नियम किसका पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है जी, बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। बायो-सेवार्ट नियम का सिद्धांत पर का पालन करता है, या फिर संवेग संरक्षणता के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षणता के नियम का पालन करता है, या फिर आवेश संरक्षणता के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर 27 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा, 27 नहीं 37 का यहाँ पर सही आंसर वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आवेश संरक्षणता का सिद्धांत, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप लोग, लेंज का नियम आवेश संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम आवेश संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों आवेश को याद में रखिएगा ना, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है
100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आप लोगों को बताना है। बताइए कि 38 का सही जवाब क्या होगा। 38 का सही जवाब होगा हेनरी। दोस्तों प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, इसका मतलब है 100 प्रेरकत्व का भी ऐसा ही मात्रक हेनरी ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा ना। चलिए यहाँ पर पूछते हैं हेनरी, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में हेनरी मात्रक होता है, बस उल्टा क्वेश्चन है। 38 का जस्ट ये उल्टा है दोस्तों। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है हेनरी, और यहाँ पर पूछा गया है हेनरी किसका मात्रक होता है। तो सिंपल से बता सकते हैं प्रेरकत्व का, नहीं बता सकते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि 40 का सही ऑप्शन क्या होगा। एग्जाम बहुत निकट आ चुका है आप लोगों के, इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी आप लोगों को अपने पढ़ाई में ढील नहीं देनी है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। जो भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। एक तारीख आने में बिल्कुल भी देरी नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी तैयारी दोस्तों मजबूत कर लीजिए। बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसकी जरूरत है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध का। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आते हैं 41 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पर पूछा गया है एल आर परिपथ की प्रतिबाध होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाध क्या होती है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। सूत्र याद है, सूत्र याद होगा ना एल आर परिपथ की प्रतिबाध सूत्र, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 41 का सही आंसर क्या होगा, बताएंगे दोस्तों। बताइए 41 का सही आंसर क्या होगा जी। 41 का सही आंसर, 41 का सही आंसर हो जाएगा √r² धन ω² इंटू L²। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, √r² प्लस ω² इंटू L²। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 42 नंबर में चलते हैं। प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक है। आप लोग बताना है, आप लोगों को बताना है दोस्तों कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का मात्रक बताएंगे, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी। 42 का सही ऑप्शन क्या होगा जी। 42 का सही ऑप्शन होगा ओम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो दोस्तों जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है वही दोस्तों प्रतिघात का भी ऐसा ही मात्रक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर ओम होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 43 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का किस मान पर, किस मान पर मापता है। उच्चतम मान पर, औसतन मान पर, या फिर मूल औसत वर्ग मान पर, किस मान पर मापता है आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। तो बताइए 43 का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल भी दोस्तों समय नहीं है हम लोगों के पास, ना मेरे पास समय है ना आप लोगों के पास समय है। जल्दी जल्दी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है ताकि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी वीक ना हो सके, आप लोग बिल्कुल भी अपने एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान ना हो सके। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा के आप लोगों को एग्जाम सेंटर तक भेजना है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से वहां पर एग्जाम देकर आएं। इसके लिए आप लोगों को दोस्तों अपने पूरे पढ़ाई पर दोस्तों फोकस देना होगा, अपना 100% दोस्तों आप लोगों को दे देना होगा। बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें कोई भी कमी नहीं करना होगा। कमी कीजिएगा तो फिर दोस्तों आपकी जो पढ़ाई होगी वो गड़बड़ा जाएगी, पढ़ाई गड़बड़ाएगी तो फिर आपका जो एग्जाम होगा वो भी बिल्कुल भी सही से नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अभी बिल्कुल भी जो दोस्तों बेकार के जो काम है उस पर अपना समय नहीं देना है। ओनली फॉर आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, इधर उधर बिल्कुल भी आप लोगों को अपना समय बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। केवल और केवल आप लोगों को अपने जो पढ़ाई है उसी पर दोस्तों अपना ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 43 का सही आंसर हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान, ठीक ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। बहुत आसान है, बता सकते हैं दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या होता है बताइए तो।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पर 44 का सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो की सहायता से ही यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो पाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर होगा ध्वनि तरंगे। इनमें से ध्वनि तरंगे बिल्कुल भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखना दोस्तों। 46 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा विक्षेपित हो सकती है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र के द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे दोस्तों कि 46 का सही आंसर क्या होगा? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए कि 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं, बल्कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए, इसमें दोनों ना है दोस्तों, विद्युत भी है चुंबकीय भी है। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो विक्षेपित होंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 47 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? प्रकाश के जो रंग है उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर रंग का नाम दिया है, आप लोग बताइए कि 47 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 47 का सही आंसर होगा बैंगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रांति कोण सबसे कम किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का, याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है दोस्तों, बताइए। 10 क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है लगभग? हीरा का अपवर्तनांक लगभग होता है 2.42। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। 49 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है 49 नंबर क्वेश्चन में, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। आप सभी को इसकी क्षमता बतानी है। बताइए कि एक लेंस की जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इस लेंस की क्षमता क्या होगी? बताएंगे 49 का सही आंसर क्या होगा? बताएंगे, बताइए जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं बताता हूं आंसर, ठीक है। 49 का, यहाँ पर दोस्तों 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 डायोप्टर। यदि आपका जवाब 5 डायोप्टर था तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 50 नंबर में आते हैं। पूछा गया है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को उस लेंस का नाम बताना है। आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा और आपने 11 12th में भी पढ़ा होगा। 11th ना तो 12th में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। तो बताइए दोस्तों 50 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बताइए। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस लेंस का? तो दोस्तों यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। बता थे ना, निकट आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। निकट नहीं आवे यानी कि निकट आवे, याद रखिएगा। निकट यानी निकट दृष्टि दोष, आवे यानी अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आप दोस्तों अवतल दर्पण से समझ सकते हैं अवतल लेंस, बस अवतल नाम याद आ गया तो आप लेंस खुद ही पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए 51 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? आप लोगों को श्रेणी का नाम बताना है। बताइए कि 51 का सही जवाब क्या होगा? 51 का सही जवाब होगा बामर श्रेणी। क्या होगा? बामर श्रेणी। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, बामर श्रेणी ही हमारा करेक्ट जवाब होगा। चलिए 52 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है 1 MAU बराबर होता है
एक एमयू बराबर कितना का होता है बताइए तो, एक एमयू बराबर कितने किलोग्राम, एक एमयू बराबर कितना किलोग्राम जी, तो एक एमयू बराबर होता है दोस्तों 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, क्षय गुणांक का ऐसे मात्रक पूछा गया है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। क्षय गुणांक का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 54 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, अल्फा किरणें के लिए, कैथोड किरणें के लिए, एक्स किरणें के लिए या फिर गामा किरणें के लिए। किस किरणें के, ऐसा वो कौन सा किरण है जिसके लिए भेदन क्षमता बहुत ही महत्तम है, बताएंगे आप लोग, बताइए 54 का सही आंसर क्या होगा। 54 का अगर आप लोग ऑप्शन बता रहे हैं डी, तो दोस्तों आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर गामा किरणें होगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 55 नंबर सवाल है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा जी, यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों संबंध सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। यहाँ पर T = 1/λ, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 56 नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, एगो है इनपुट, एगो है आउटपुट। आप लोगों को इनपुट और आउटपुट देखकर यह बताना है कि यह कौन सा गेट है, गेट का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग कि यह और गेट है कि एंड गेट है कि नॉर गेट है या फिर कोई भी नहीं है ना, बताएंगे। 56 का सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों ने गेट को अच्छे से पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि यह कौन सा गेट यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना, बताएंगे। यहाँ पर 56 का सही आंसर होगा किसी का नहीं, यह किसी का भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ना ही और का, नहीं एंड का, नहीं नॉर का, नहीं नांड का, नांड तो ही बना किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। बताएंगे कि 57 का सही आंसर क्या होगा। 57 का सही आंसर क्या होगा, 57 का सही आंसर घटता है। जी हाँ दोस्तों, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है नॉर गेट के लिए बूलिय व्यंजक है, बूलिय व्यंजक पूछा गया है, बूलिय व्यंजक पढ़े होंगे आप लोग, बताएंगे दोस्तों नॉर गेट के लिए बूलिय व्यंजक क्या होता है, बोलेंगे जल्दी जल्दी। नॉर गेट के लिए बूलिय व्यंजक है, यहाँ पर दोस्तों बूलिय व्यंजक हो जाएगा 58 के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें लगता है डी होगा, यही वाला ना, a + b बार = y। हाँ ये बूलियन व्यंजक आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 58 का। 59 नंबर में आते हैं, इसमें है निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए निम्नलिखित में कौन द्विधारी संख्या सही है, बताएंगे आप लोग। 59 का राइट आंसर क्या होगा। 59 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर 1100 जो द्विधारी संख्या आप देख रहे हैं यही दोस्तों सही होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है आकाश तरंग का संचार आधारित है, आकाश तरंग यानी कि स्काई वेव का संचार आधारित है किस पर, परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में से संचरण पर या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। 60 का सही आंसर दोस्तों, 60 का सही आंसर क्या होगा, चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल है दोस्तों, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है, आप लोगों को यही बताना है, बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी, बताइए दोस्तों क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, बोलेंगे जल्दी जल्दी आप लोग। 61 का सही आंसर क्या होगा। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए था
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा दोस्तों। आइए 62 नंबर के प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं। बोला गया है सामान्य समायोजन में, बोला गया है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, आप लोगों को यही बताना है। बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा दोस्तों संबंध सही होगा फोकस दूरी का, बताएंगे। यहाँ पर 62 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा F0 प्लस FE। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किसकी पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण की करता है, परावर्तन की करता है, ध्रुवण की करता है, या फिर बाण विक्षेपण की करता है? बताएंगे 63 का सही आंसर। 63 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण को, ध्रुवण आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग ध्रुवण यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आइए यहाँ पर दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास μ-1 इंटू ए। μ-1 इंटू ए ही हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा 65 का? 65 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा ही 65 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 66 नंबर सवाल है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? आप लोगों को उस भौतिक राशि का मान बताना है। तो मान नहीं होगा, नाम होगा, नाम। ठीक है ना, भौतिक राशि का नाम बताना है, मान नहीं दिया है, नाम बताना है। बताइए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का, दूरी क्या की प्रकाश की तीव्रता का। बताइए कौन किसका सही होगा? 66 का। 66 का दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा दूरी का ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 67 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है किरचॉफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो किससे संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? आप लोगों को उस नियम का नाम बताना है। आवेश संरक्षण नियम से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, संवेग संरक्षण नियम से संबंधित है, या फिर कोणीय संवेग संरक्षण नियम से संबंधित है? किस नियम से संबंधित है किरचॉफ का द्वितीय नियम? तो दोस्तों अगर आपने इसका आंसर बताया है तो मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बताकर मिलवा दे रहा हूं। ठीक ना, यहां पर 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर सवाल है व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई किसके बराबर होती है? यहां पर बताइए, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बताएंगे कि 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीटा इजकल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 69 नंबर सवाल है बूस्टर का नियम है, बताएंगे आप लोग। बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम कौन है जी? इनमें से बूस्टर का नियम आप लोग बताएंगे। बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम कौन है इनमें से? बूस्टर का नियम, बूस्टर का नियम यहाँ पर हो जाएगा म्यू इजकल टू 10 IP। म्यू इजकल टू 10 IP ही आप लोगों का करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 70 का कौन सा राइट आंसर होगा, बोलिए। 70 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 70 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे ना। चलिए, यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल फिजिक्स से संबंधित 70 VBI ऑब्जेक्टिव बताया है, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो अगर
यूजफुल लगा है वीडियो, अगर हेल्पफुल दोस्तों लगा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। फिर से दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।